नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मनोचा और मेरी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पाठ पढ़ेंगे अतीत में दबे पाँव। बच्चों, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का तीसरा पाठ है और इसके लेखक श्री ओम थानवी जी हैं। यह पाठ हमें इतिहास से भी आगे ले जाता है। जब इतिहास का लिखना शुरू नहीं हुआ था उस समय के बारे में ये पाठ है। तो आइए देखते हैं इस पाठ के बारे में। तो सबसे पहले हमें इस पाठ को पढ़ के क्या लाभ होंगे, हमें ओम थानवी जी के बारे में पता लगेगा जो इसके लेखक हैं। यात्रा वृत्तांत और संस्मरण की जानकारी हमें प्राप्त होगी। यात्रा वृत्तांत भी हम पहले पढ़ चुके हैं और संस्मरण भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यात्रा संस्मरण हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो ये यात्रा संस्मरण विधा है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। पुरातत्व विभाग क्या होता है, यह क्या कार्य करता है, इसकी क्या उपलब्धियां हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लेखक श्री ओम थानवी जी के बारे में जानते हैं। ओम थानवी हिंदी भाषा के लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक तथा आलोचक हैं। थानवी वर्तमान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जो जयपुर में है उसके संस्थापक हैं और कुलपति हैं। इससे पूर्व ये प्रमुख दैनिक समाचार पत्र जो जनसत्ता के संपादक रह चुके हैं और इनकी चर्चित कृति संस्मरण विधा में लिखी गई किताब है मुअनजोदड़ो, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनका जन्म फलोदी, जोधपुर जिला, राजस्थान में हुआ और ये मुख्य रूप से पत्रकार हैं, संपादक हैं और पुस्तकें भी लिखते हैं। तो आइए आज हम इस पाठ के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सभ्यता का कैसे पता चला? सबसे पहले तो ये सभ्यता सामने कैसे आई? ये ज़मीन के नीचे दबी हुई सभ्यता थी जो कि हमें मालूम नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप था जिसकी खुदाई करने के लिए राखल दास बनर्जी गए और जब वहाँ खुदाई की गई तो ऐसा उनको महसूस हुआ कि यहाँ कोई बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं नीचे जो निकली हैं, जो कि ईसा पूर्व की हैं। बच्चों, जो ईसा जो था, हमें जानते हैं कि अभी ईसा 2021 चल रहा है, तो 2021 वर्ष तो ईसा के हो गए और उससे भी बहुत पुरानी सभ्यता है ऐसा उनको महसूस हुआ। और उन्होंने उस समय पुरातत्व महानिदेशक भारत के पुरातत्व महानिदेशक जॉन मार्शल थे, उनको बताया और उन्होंने वहाँ खुदाई करने के आदेश दिए। इसके बाद वहाँ इस सभ्यता के बारे में पता लगा कि वहाँ ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष हैं। बच्चों, जैसे कि हम पुरानी सभ्यताओं को काल के आधार पर जानते हैं, जैसा कि एक कहाँ से शुरू होती है, ये पुरा पाषाण युग, जब मनुष्य था ही नहीं उसको हम पुरा पाषाण युग कहते हैं। वहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। उसके बाद पाषाण युग आया जब मनुष्य पत्थरों से अपना शिकार खेलता था। उस समय उसे धातुओं का ज्ञान नहीं था। और पाषाण युग के बाद हम मानते हैं जो मनुष्य ने पहली धातु खोज की वो तांबा था, इसलिए उसको ताम्रकालीन सभ्यता बोलते हैं। तो ताम्रकालीन, जिसे हम कॉपर बोलते हैं अंग्रेज़ी में, अवशेष मिलते हैं उस सभ्यता के। इस सभ्यता के मिलने के बाद भारत का इतिहास मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बराबर हो गया। मतलब पहले हम ये मानते थे कि सबसे पुरानी विश्व की सभ्यता मिस्र है और मेसोपोटामिया है, लेकिन जब ये सभ्यता मिली तो भारत भी उतनी ही पुरानी सभ्यता मानी जाने लगी जितनी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो इसका विस्तार कहाँ पर था? देखिए बच्चों, ये आज़ादी से पहले की बात है। उस समय ये पूरा भारत ही था जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अभी पाकिस्तान है। तक्षशिला जो कि भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जैसा कि हम गीत भी गाते हैं कि तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। तो इसके थोड़ा और नीचे हम देखेंगे तक्षशिला के, तो हड़प्पा है
जो कि इस सभ्यता का एक केंद्र था। और उससे थोड़ा और नीचे आएंगे तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो जो सबसे प्रमुख स्थान था वो है। और इसके अलावा ये सभ्यता रोपड़, कालीबंगन, लोथल तक फैली हुई थी। रोपड़ और कालीबंगन जो है ये लगभग पंजाब में है और लोथल जो है वो गुजरात में है। तो ये सभ्यता दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन इसका प्रमुख केंद्र जो था वो मोहनजोदड़ो था। इसके बाद देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ही हमने अभी आपको बताया। सिंधु नदी के तट में स्थित, ये सिंधु नदी के तट पर हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। कालीबंगा इससे थोड़ा दूर है, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, राखीगढ़ी में हुआ था। तो ये एक बार फिर से आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है अभी वर्तमान का। लाहौर से और के पास ही हड़प्पा था और कराची के कहीं पास मोहनजोदड़ो था, जो अभी ये जगह पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो का उस समय हमें बच्चों शहर का पता ही नहीं उसका क्या नाम था, ये हमने अपनी कल्पना से नाम रखे हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, क्योंकि जब ये सभ्यता मिली तो वहाँ कोई भी जीवित इंसान नहीं था, इसलिए ये कहा गया वो मुर्दों का टीला है और उसे मोहनजोदड़ो नाम दे दिया गया। 2500 ईसा पूर्व, समझ लीजिए आज से 4500 5000 साल पहले, सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा शहर था, सबसे विकसित शहर था। इसे राजधानी की मान्यता प्राप्त मिली हुई थी। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है तो उसको राजधानी की मान्यता मिली हुई थी। यह अब दक्षिण पाकिस्तान में आता है। यह एक ऊंचे टीले पर बसा था। उस समय इस शहर की आबादी 85,000 जो है अनुमान की गई है। बच्चों ये सब अनुमानित हैं, कुछ भी वास्तविक नहीं है, ये अनुमान किए गए हैं उस शहर की आकार को देख करके, वहाँ के घरों को गिन करके। और इस शहर का नामकरण पुरातत्ववेताओं के नाम पर किया गया, मतलब शहर के अंदर जो नाम है, जिसने जहाँ खुदाई की उससे उसी पुरातत्ववेता के नाम पर उस क्षेत्र का नाम रख दिया गया। यहाँ सिंधु काल से जुड़ी हुई 50,000 से भी ज़्यादा वस्तुएं मिली हैं। देखो बच्चों, तो ये कुछ वस्तुएं आपको दिखाई भी जाएंगी। और अब पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह रचना यात्रा वृत्तांत व रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। जैसा आपको बताया, यात्रा संस्मरण है। यह विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। तो दो प्रमुख नगर थे और बहुत ही प्राचीन। लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृद भांडों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति को खोज कर दिखाया है। तो लेखक मानता है कि वहाँ जाएं तो अभी भी हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहाँ कोई अभी भी खाना पका रहा है, जैसे अभी भी वहाँ कोई व्यक्ति रह रहा है, ऐसा हमें वहाँ जाकर के महसूस होता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था मोहनजोदड़ो, नगर योजना अभिभूत करती है, हमें हैरान करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। इतना सुंदर नगर और वो भी इतना पुराना। इस सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की बजाय आपसी समझ से अनुशासित थी। इस बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा कि ताकत के बल पर शासित सभ्यता क्या होती है, समझ के बल पर, समझ से अनुशासित सभ्यता क्या होती है। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं था, दिखावा नहीं करते थे वो लोग, हालांकि वो गरीब भी नहीं थे। उसकी खूबी का सौंदर्य बोध था। ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों को आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ जाना लेखक को कचोटता है। तो बच्चों, जो हड़प्पा था वो आधुनिक विकास अभियान की भेंट चढ़ गया, क्योंकि वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई और ये देखा ही नहीं गया कि उसके नीचे कोई नगर है उस जगह पर, ज़मीन के नीचे, और उसको नष्ट कर दिया गया। इस बात से लेखक को बहुत ही पीड़ा होती है। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बसा बौद्ध स्तूप है, जहाँ पर राखाल दास जी 1922 में खुदाई करने के लिए गए थे, खोज करने के लिए गए थे। उन्हें लगा यहाँ कुछ बहुत पुराना है, और फिर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के निर्देश पर वहाँ खुदाई का आरंभ हुआ और भारत इस प्राचीन सभ्यता का दावेदार बन गया। इस बौद्ध स्तूप को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया। बच्चों, जो बातें मैं बता रहा हूँ ये एक एक नंबर के प्रश्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिए
और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। जहाँ पर वो बौद्ध स्तूप था उसको गढ़ कहा जाता है। गढ़ का अर्थ होता है बच्चों किला। नगर नियोजन बेमिसाल है। वहाँ पर अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी हैं। एक बिल्कुल सीधी सड़कें और एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली 90 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पर काटने वाली हैं। इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान का नाम देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। ब्राज़ीलिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद इसी ग्रिड शैली के शहर हैं। जो आधुनिक शहर हैं विश्व के, ब्राज़ीलिया है, चंडीगढ़ है और इस्लामाबाद। चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके 5 किलोमीटर पीछे सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में टूटे फूटे घर कामगारों के हैं। देखो बच्चों वहाँ पर तो जो उच्च वर्ग की बस्ती है वहाँ बड़े बड़े घर हैं, जो कामगारों की बस्ती है वहाँ छोटे छोटे घर हैं। टीले के पास महाकुंड है, ऐसा माना गया। एक सामूहिक स्नान के काम आता था। 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं। ऐसी कल्पना की गई कि वहाँ साधुओं के कक्ष होंगे। उत्तर में 2 प्रांत में 8 स्नान घर हैं। तो देखिए वहाँ स्नान घर बनाए गए बड़े अच्छे से, जिसे पक्का किया गया पक्की ईंटों से, और पानी नीचे ज़मीन में ना चला जाए इसलिए वहाँ चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया। पानी के लिए एक तरफ कुआं है जिससे पानी की आपूर्ति की जा सके। कुंड के दूसरी तरफ विशाल है, यहाँ अनाज जमा किया जाता है। कोठार है वहाँ पर अनाज जमा करने के लिए। बैलगाड़ियों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं जो माल की ढुलाई करती होंगी। इस तरह से वहाँ जो सामान मिला उसी के आधार पर बच्चों यहाँ अनुमान लगाए गए हैं। कुएं और चाक पर बने बर्तनों के अतिरिक्त कुछ चौकोर हैं, कुछ तो गोल हैं कुछ चौकोर हैं, मतलब 4 कोने वाले। बस्तियाँ, कुंड, चौपड़, ठप्पेदार मोहरें, गोटियाँ आदि तोलने के बाट भी, जो हम वजन तोलने के काम करते हैं। सोने की सुइयाँ संभवतः काशीदे कारी के काम आती होंगी। काशीदे कारी होता है बच्चों जिसे हम सिलाई कढ़ाई वगैरह बोल देते हैं। सबसे प्रसिद्ध दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है बच्चों। ये दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है जिसके बदन पर आकर्षक गुलारी वाला दुशाला भी है। तो ये बड़ी ही सुंदर मूर्ति वहाँ मिली। कुछ हाथी दांत और तांबे की सुइयाँ मिली। खुदाई में प्राप्त नर्तकी की अपने आप में एक अद्वितीय रचना है जो आगे आपको दिखाई जाएगी। प्रसिद्ध इतिहासकारों ने इसे संसार की तत्कालीन सभ्यताओं की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है और कहा है इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। ये आगे आपको ये मूर्ति दिखाई जाएगी। मोहनजोदड़ो में क्या क्या सामान मिले? सामूहिक स्नानागार। स्नानागार होता है नहाने की जगह, और बैलगाड़ी के प्रयोग के साक्ष्य है। सभा भवन, सामुदायिक केंद्र, शहर व्यवस्था, रंगाई का कारखाना जो माधव स्वरूप वत्स को मिला जो खुदाई करने वाले थे। कुएं के साक्ष्य, अन्नागार या कोठार, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ मिली हैं जो कि कल्पना की गई कि यही चीज़ें होंगी। जल संस्कृति कहा जाता है क्योंकि वहाँ नदी, कुएं, स्नानागार, पानी की बेजोड़ निकासी की व्यवस्था, और सिंधु नदी तो वहाँ थी पानी के लिए, तो इसलिए इसे जल संस्कृति भी कहा जाता है। आधुनिक वास्तुकार सिंधु सभ्यता की इस व्यवस्था का महत्व स्वीकार करते हैं। तो देखिए ये जल संस्कृति कहा जाता है इस सभ्यता को। पाठ के कठिन स्थल कौन कौन से हैं? लेकिन उन पायदानों पर खड़े होकर आप अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। इसका अर्थ है बच्चों कि इतिहास से भी पहले की बात है ये, जब इतिहास लिखना शुरू ही नहीं हुआ था। दुनिया की छत पर मतलब वहाँ से दुनिया शुरू हुई। अभी दुनिया शुरू ही हुई थी हमारी, और वहाँ इतनी विकसित सभ्यता थी, लेकिन वहाँ जो लिपि मिली है हमें वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। ये दुर्भाग्य हमारा। इस सभ्यता के संबंध में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। जो भी बातें लिखी गई हैं वे प्राप्त प्रमाणों के आधार पर कल्पना की गई हैं। यह आपको बात पहले बताई गई है। पाठ के कठिन स्थल और देखिए, वहाँ वास्तविक नाम किसी पुरातत्ववेत्ता को नहीं मालूम। जिस पुरातत्ववेत्ता ने जिस क्षेत्र में खुदाई की उस क्षेत्र का नाम उसी व्यक्ति के नाम पर रख दिया गया। जैसे जिस क्षेत्र में काशीनाथ दीक्षित ने खुदाई करवाई उसका नाम डी के मतलब दीक्षित काशीनाथ डी के क्षेत्र रख दिया गया। तो पुरातत्ववेत्ताओं के नाम पर ही वहाँ क्षेत्रों के नाम रख दिए गए। पूरी सभ्यता में औजार तो मिलते हैं पर हथियार नहीं मिलते। औजार होते हैं बच्चों जो हम अपने रोज़ के काम में कुछ प्रयोग में लाते हैं, जो हमारे काम में हमारी सहायता करते हैं, जैसे हथौड़ी है या चाकू है
या ऐसे औजार पर हथियार नहीं मिलते, जैसे तलवार हो गई, ऐसी हथियार नहीं मिलते वहाँ पर। बर्छा हो गया, भाला हो गया। इससे पता लगता है कि ये सभ्यता ताकत से अनुशासित नहीं थी, समझ से अनुशासित थी। वहाँ कोई सेना ही नहीं थी, वहाँ प्रजातंत्र रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। देखो, इतनी विकसित सभ्यता जो प्रजातंत्र से रह रही है, जो अपने आप अनुशासित है, जिसके लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेना या पुलिस रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बच्चों बौद्ध स्तूप है जो वहाँ पर मिला सबसे पहले राखाल दास बनर्जी जी को, और वहाँ पर वो खुदाई करने के लिए गए। ये वहाँ मोहरें मिली हैं, जो एक दाईं तरफ मोहर है जिसमें एक जानवर है, और ये कुछ बर्तन मिले, और ये कुछ गहने जो पहनने के काम आते होंगे। इसके अलावा ये मोहर है, और ये ग्रिड प्लान जो आपको बताया गया था। ये इसमें कई खिलौने भी मिले, एक दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिली, कुएँ, हाँ बच्चों वहाँ 700 के लगभग कुएँ मिले, आगे आपको बस दिखाए जाएंगे। ये दूर से देखने पर शहर कैसा लगता है, ये ग्रिड प्लान कैसा होता है ये आप देख लो ऊपर से। बिल्कुल सीधी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली। यदि आप कभी चंडीगढ़ गए हों तो आप देखेंगे कि वहाँ सड़कें एकदम सीधी हैं, और बहुत ही चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। जो मुख्य सड़क है वो बहुत ही चौड़ी है। और एक ये लेआउट था ऊपरी, ये साइड से एक, और ये देखिए आप, एक विकसित इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन था। जो नालियाँ थी वो ऊपर से ढकी हुई थी, इसलिए इसको जल संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि पानी का, ये देखिए आप, जो वहाँ पर हमें स्नान घर मिले नीचे से पक्के। और ये एक जिसके बारे में ये कहा गया कि ये दुनिया की सबसे नायाब चीज़ है, कांस्य प्रतिमा डांसिंग गर्ल मिली, जिसमें कि वो ऐसा लग रहा है जैसे वो नाच रही है। ये कांस्य प्रतिमा है, कांस्य की बनी हुई है, और ये सबसे नायाब चीज़ वहाँ हमें प्राप्त हुई। सार्वजनिक स्नानागार और कुंड मिले जो कि नहाने के काम आते होंगे। प्रीस्ट राजा, इसको प्रीस्ट राजा माना गया, जिसमें कि आपको पहले बताया गया दाढ़ी वाले राजा की एक मूर्ति मिली, और इसमें एक दुशाला भी है इसके ऊपर जो कि बड़ी सुंदर, जिसके ऊपर काशीदीकारी की गई है, आप देखो। और ये मूल रूप से लाल रंग से भरा हुआ है। योगी के चित्र वाले मुहर, ये देखिए, जिसमें योगी जो है, ऐसा लगता है एक व्यक्ति बैठ के तपस्या कर रहा है, योग साधना कर रहा है, इसलिए इसको ऐसे वहाँ चित्र बने हुए हमें प्राप्त हुए। ये देखिए कुएं जिनकी हम बात कर रहे थे, सभी घरों में वहाँ लगभग कुएं थे, छोटे छोटे, और कुछ बड़े कुएं भी थे जो ऐसा लगता है कि वो सार्वजनिक कुएं होंगे। व्यक्तिगत घरों में, हर घर में वहाँ कुआं था, सभी के पास अपना। इक्का गाड़ी के मोहनजोदड़ो में अवशेष, ये देखिए उसका खिलौना बना हुआ है, इक्का गाड़ी का, बैलगाड़ी भी कह सकते हैं। इसके बाद देखिए ये खिलौने वहाँ कैसे प्राप्त हुए हैं। पुरुष की लाख स्टोन की एक मूर्ति मिली है बच्चों, जो कि हैरान करने वाली है कि उस समय लाख स्टोन का भी प्रयोग होता था। आगे देखिए हीरानंद शास्त्री, DR भंडारकर, ये सभी बच्चे वो हैं जिन्होंने वहाँ खुदाई की, पुरातत्ववेत्ता हैं ये। दयाराम साहनी, राखाल दास बंद्योपाध्याय, माधव स्वरूप वत्स और काशीनाथ दीक्षित तक एक एक नाम का उल्लेख करते हुए हमें ये याद रखना है कि ज़्यादातर वहाँ पर भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई की, और इस अपनी सभ्यता को और अपने गौरव को सामने लाए वो। इसके बाद देखिए वहाँ कई बर्तन भी प्राप्त हुए हमें, और इसके अलावा जो सामान प्राप्त हुआ है इसकी आपको चित्र दिखाए जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। मोहनजोदड़ो के लिए संरक्षण का काम दिसंबर 1996 में सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने निलंबित कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कार्य करना संभव नहीं था। वहाँ एक तो बहुत दलदल है सिंधु नदी के आसपास, इस वजह से वहाँ पर अधिक काम नहीं हो पाया। और जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो वहाँ की सरकार ने वहाँ अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई, ऐसा लगता है। तो ये बच्चों हमारा पाठ है, आपने पाठ देखा। अगले वीडियो में हम आपको इसके प्रश्न उत्तर दिखाएंगे। धन्यवाद।